हेलो एवरीवन, आपको हम अपने इस वीडियो में बताएंगे भारत का भूगोल जो यूपी ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं सारे प्रश्नों के जवाब। तो चाहे जो भी एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा कराया गया है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं भारत के भूगोल से संबंधित, तो इस वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो पूरा भारत का भूगोल इसमें आ जाएगा जो शुरू से अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा कराया गया है। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है कि किस ग्रह पर एक प्राचीन झील की उपस्थिति के प्रमाण की खोज अगस्त 2015 में शोधकों के एक दल ने किया था? तो आपके मंगल ग्रह पर, क्योंकि अधिकतर खोजें जो की जा रही हैं मंगल ग्रह पर इस समय की जा रही हैं। 11 अगस्त 2015 को वैज्ञानिकों के एक दल ने मंगल ग्रह पर एक झील की उपस्थिति की खोज की तथा अनुमान व्यक्त किया कि प्राचीन समय में मंगल पर जीवन रहा होगा। इसके प्रमाण के तौर पर वहाँ एक छोटी सी झील खोजी गई है। लाल मंगल ग्रह पर आज पानी नहीं है, परंतु सालों पहले वहाँ पर महासागर रहे होंगे और जीवन रहा होगा। वैज्ञानिकों ने ऐसा संदेह व्यक्त किया है कि वाष्पीकृत होकर सारा जल सूख गया और वहाँ पर पानी और जीवन दोनों समाप्त हो गए। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी आपको कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है क्योंकि ऊँट के पैर जो है गद्दीदार होते हैं और उनके पैर बालू पर तेजी से चलते हैं और एक कंटीले वनस्पति जो मरुस्थल में उगते हैं उसका प्रतिरोध करते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है आपका वो कानपुर में अवस्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। यह दलहनी फसलों पर शोध का एक शीर्ष संस्थान है जिसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रमुख दलहनी फसलों पर मूलभूत रणनीतिक तथा एवं प्रयुक्त शोध के लिए अग्रणी संस्थान के रूप में की गई है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? तो हरित क्रांति जो हुआ था विशेष फायदा वो गेहूं और चावल के लिए हुई थी। सबसे ज़्यादा आपके गेहूं के लिए हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल के जैसी फसलों के लिए वरदान साबित हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। हरित क्रांति के जनक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग हैं, जबकि भारत में इसके जनक MS स्वामीनाथन हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपके लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी शिमला में है, जबकि बीरबल साहनी पूरा वनस्पति संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो इसमें केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पे है? आपका शिमला में है, लखनऊ में नहीं है। तो लखनऊ में क्या है आपका? बीरबल साहनी पूरा वनस्पति संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला देखते हैं भारत में कुल वन क्षेत्र कितने हैं? तो ये जब प्रश्न पूछा गया तब का है 2015 में पूछा गया था। उसके बाद एक नया डाटा आया है जिसमें वनों की संख्या अब 24.56 के करीब है प्रतिशत कुल वन आवरण क्षेत्र और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर। तो इसमें विकल्प में जो दिया गया है इसमें दिया गया है 7,69,538 वर्ग किलोमीटर में फैला है कुल भारत में। तो 7,69,538 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है। वर्तमान में ISFR 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत में वन क्षेत्रों का वन आवरण प्लस वृक्षावरण का विस्तार कितना है? 8,02,088 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है, जो पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 24.39% है। तो इस समय 24.56% टोटल आपका वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो प्रतापगढ़ में आपके आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसमें विटामिन C पाया जाता है। आंवले की खेती के लिए अम्लीय मृदा उपयुक्त होती है। कौन सी मृदा? अम्लीय मृदा। N7 कंचन, लक्ष्मी 52 इसकी नवीन प्रजातियां हैं। भारत का कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो भारत का कुल सिंचित क्षेत्र जो है वो 45% है, 45% है। भारत का कुल सिंचित क्षेत्र जो है 47%। भारत में कुआं और नलकूप की सिंचाई 57% से की जाती है, सबसे ज़्यादा कुआं और नलकूप से। फिर नहर से सिंचाई 32% की जाती है। भारत में तालाब से सिंचाई 6%, अन्य स्रोत जो हैं 6.5% उनसे सिंचाई की जाती है। भारत में 37% कुल सिंचित क्षेत्र बड़ी परियोजनाओं में होता है। भारत में 63% कुल सिंचित क्षेत्र जो है छोटी परियोजनाओं से होता है। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? अगला प्रश्न जो है तो रजत क्रांति जो आपके संबंधित है अंडा तथा चिकन के उत्पादन से संबंधित है। इसमें व्याख्या भी वही दिया गया, जबकि कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है?
तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का श्रेय आपके जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं चावल की कृषि पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है? तो इसमें आपका सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश है, क्योंकि ये 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमाओं से सीमा साझा करता है। तो टोटल 9 राज्यों से सीमा साझा करता है। व्याख्या अगर इसकी देखें तो इसमें दिया गया है कौन कौन से राज्य ऐसे हैं। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तथा दिल्ली है। कुल 9 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आपकी स्थित है। इसकी व्याख्या में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रीय संस्थान है। यह अकादमी हैदराबाद में स्थित है। अकादमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 को की गई थी। IPS अधिकारियों के लिए पुलिस विषयों पर पाठ्यक्रम का संचालन करने हेतु ओस्मानिया विश्वविद्यालय से संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कावेरी नदी मैसूर के पठार इसमें दिया गया है, निकलती है? तो निकलती नहीं, वहाँ से मैसूर के पठार से कावेरी नदी नहीं निकलती है। ब्रह्मगिरी परिवर्त से कावेरी नदी निकलती है। ताप्ती नदी बैतूल के पठार से निकलती है। सोन नदी पेंड्रा का पठार, गोदावरी नदी त्र्यंबक का पठार से निकलती है। बाकी सभी विकल्प सही हैं और कावेरी वाला गलत है। तो ब्रह्मगिरी पर्वत से कावेरी नदी निकलती है तथा दक्कन के पठार से होकर प्रवाहित होती है। यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है, जबकि अन्य सही सुमेलित नहीं है। सदानीरा नदी इसलिए है क्योंकि इसे सर्दियों के मौसम में भी तमिलनाडु में बारिश होती है तो इसे पानी प्राप्त हो जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में मानसून से प्राप्त होता है और सर्दियों के मौसम में तमिलनाडु वाले मानसून से पानी इसको प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सिपकिला दर्रा हिमालय के किस घाटी में स्थित है? तो सिपकिला दर्रा हिमालय के जो है वो सतलज घाटी में स्थित है। हिमालय एक प्रमुख दर्रा है, यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सतलज नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से होकर गुजरती है। भारत में दाखिल होते ही अतः स्पष्ट है कि यह सतलज घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? तो उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि के लिए ही भूरी क्रांति लाई गई थी। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि है, जबकि खाकी क्रांति का संबंध कच्चे चमड़े के उत्पादन में वृद्धि से है तथा श्वेत क्रांति का संबंध दूध और डेयरी के उत्पादन से है। भारत में किस राज्य का सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि स्थित है? तो राजस्थान में है। अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि राजस्थान में स्थित सांभर नामक झील में है। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में गेहूं में होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब उत्पादन की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश आपका करता है, फिर पंजाब है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इस तरह का एक क्रम है। अगला प्रश्न है, भारत में किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल स्थित है? तो मुंबई में सबसे लंबा समुद्री पुल स्थित है। मुंबई शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल स्थित है, वह माहिम बे नदी पर स्थित बांद्रा वल्ली या राजीव गांधी सी लिंक या पुल अरब सागर के एक हिस्से को बांद्रा से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 5600 मीटर है। महात्मा गांधी सेतु बिहार राजधानी पटना में स्थित, इसकी लंबाई 5875 मीटर है। इससे भी लंबा एक पुल का निर्माण किया गया है असम में, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। ये सब अब छोटे हो गए हैं। असम का एक पुल की लंबाई इससे ज़्यादा है। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। दक्षिणी छोर जो कन्याकुमारी स्थित है वो आपके भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। भारत पैंजिया के गोंडवानालैंड का भाग है। तो आप देखे होंगे ये आपका भारत का जो हिस्सा है, उसके बाद यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इधर आपका इंदिरा पॉइंट यहाँ पर स्थित है और इसके इधर से आपकी भूमध्य रेखा होकर जाती है, तो मतलब भूमध्य रेखा के ए उत्तर में स्थित है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की जाती है? तो भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा जो है मानसीनराम मेघालय में दर्ज की जाती है। 11,872 मिलीमीटर बारिश होती है। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई हैं।
अगला प्रश्न है, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना गया है? तो मिर्ज़ापुर मंडल को कालीनों के उत्कृष्ट केंद्र माना गया है। अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है। काबिनी, हेमावती और अमरावती कौन सी नदियों की सहायक नदियां हैं? तो काबिनी, हेमावती और अमरावती जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। जो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है, जो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित है। 805 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 87,900 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। इसकी प्रमुख नदियां जो हैं सहायक, वो आपकी हेमावती, काबनी, अमरावती, शिमशा, लोका, पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भवानी हैं। यह शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात भी बनाती है आपकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का संसार धान उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है? तो भारत धान के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, जबकि चीन का स्थान प्रथम है और इंडोनेशिया का तीसरा, बांग्लादेश का चौथा स्थान है धान के उत्पादन के मामले में। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो 2.4% घेरा हुआ है, विकल्प डी सही है। जबकि पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% का प्रतिनिधित्व करता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है। कौन सा? टिहरी बांध सबसे ऊंचा है, विश्व ऊंचा तथा विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। यह भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना है। इस बांध की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो भारत नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत, मैक्सिको, अर्जेंटीना, चीन, ब्राज़ील उसके बाद एक क्रम से हैं। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों की एक संयुक्त प्रयास है? तो गंडक सिंचाई परियोजना जो है वो आपके उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त प्रयास है। गंडक सिंचाई परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसका कुछ लाभ वर्ष 1959 के समझौता के अनुसार नेपाल को भी दिया जा रहा है। उसमें 4 नहरें तथा 1 शक्ति गृह है बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? आपकी सोन नदी यमुना में नहीं मिलती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा की समानांतर बढ़ती हुई यह प्रयाग इलाहाबाद में मिलती है। मैदानी क्षेत्र में इसमें चंबल, सिंध, बेतवा एवं केन नदियाँ यमुना में मिलती हैं, जबकि सोन अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप गंगा से जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसमें से जो दिया गया है, भारत में सतलज का उद्गम स्थान नहीं है। व्याख्या देखते हैं। सतलज नदी भारत के उत्तरी राज्यों में प्रवाहित होने वाली नदी है, जिसका उद्गम दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस या राकस ताल से होती है। उत्तरी भारत में बहने वाली सदानीरा नदी है। इस नदी की लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है। हिमाचल के भाखड़ा में इस नदी का भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। बांध के पीछे एक विशाल गोविंद सागर जलाशय भी बनाया गया है। ब्यास नदी ब्यास नदी जो है हरिके में ब्यास नदी उद्गम इसका हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है, सतलज से मिलती है, जहां यह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर भारत पाक सीमा का निर्धारण करती है। चिनाब नदी जो है चंद्र और भागा नदी के संगम से बनी है। उद्गम बारालाचा हिमाचल प्रदेश से है। रावी नदी उद्गम कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास समीप कुल्लू घाटी से है। अगला है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो आपकी सोन नदी है नर्मदा के अतिरिक्त जो अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को आपके सुमेलित करना है, तो आप इसको सुमेलित कर लीजिए। कैसे है? कंचनजंगा आपको पता होगा कहाँ पे है। कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। उसके बाद नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है और नंगा पर्वत जो है आपका वो जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत कहाँ है? वो जम्मू कश्मीर में है। तो इसका एक देख लेते हैं क्या इन्होंने दिया है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। कौन सा प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर था? तो अप्सरा था। इस रिएक्टर की डिज़ाइन का निर्माण भारत ने यूनाइटेड किंगडम के मदद से किया था। भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो आर्कटिक में भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। इसकी व्याख्या करें तो हिमाद्री स्टेशन भारत का पहला आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है। यह स्पिट्सबर्जन स्वालबार्ड नॉर्वे में स्थित है। वह अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च बेस में स्थापित है। इसका उद्घाटन 1 जुलाई 2008 को किया गया था। उत्तरी ध्रुव से 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
अगला प्रश्न है सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सबसे पहले आपका है पुलिकट झील। पुलिकट झील आपका कहाँ पे है? पुलिकट झील आपका, इसको मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले सांभर झील राजस्थान में है। बुलर झील आपकी कहाँ पे है? कश्मीर में है। चिल्का झील उड़ीसा में है और पुलिकट झील आपकी तमिलनाडु में है। तो इस तरह ये सही सुमेलित है। आगे देख लेते हैं इसमें भी सुमेलित किए हैं। तो पुलिकट झील आपका कहाँ? तमिलनाडु, चिल्का उड़ीसा, बुलर झील कश्मीर और सांभर झील राजस्थान में है। अगला प्रश्न है मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में यह होने का कारण क्या है? अति चराई के कारण ऐसा होता है। अगला है नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप आपका माजुली द्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है। यह द्वीप पूर्वी गुवाहाटी असम की राजधानी से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्वीप में 1.5 लाख जनसंख्या निवास करती है। इसमें 23 गांव हैं। यह मिशिगन, सोनोवाल, दियोरी आदि जनजातियां निवास करती हैं। अगला प्रश्न है आपका सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो सूर्यमुखी खेती करने के लिए सबसे अच्छी जो है रीगर या रेगुर मिट्टी, जिसे हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, वो उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को रेगट ज्वालामुखी से निकलती है लावा राख, इस मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। आगामी वह जनजातियां हैं जो रहती हैं, तागामी वह जनजातियां हैं जो नागालैंड में रहती हैं, जो सिनो तिब्बतन भाषा बोलते हैं। यहाँ पर क्रिश्चियन जाति के लोग अधिक रहते हैं। इन्हें संविधान की 5वीं जनजाति के रूप में स्थान मिला है। ए सेकारेनई त्यौहार फरवरी में मनाते हैं। नागालैंड की अन्य जनजातियाँ जो हैं नागा, नम्बुई, नागा, आगामी, मिकिर आदि हैं। भारत के कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? संघ राज्य क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा देखें तो आपका पौंडीचेरी है। पौंडीचेरी सबसे बड़ा संघ राज्य है। दिल्ली और पौंडीचेरी में संसद द्वारा ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिसमें वहाँ पर विधानसभा चुनाव आयोजित है और वहाँ पर राज्यों की तरह अपने मुख्यमंत्री होते हैं और वहाँ पर भारत राष्ट्रपति द्वारा देखभाल के लिए गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है विकल्प के अनुसार सही है, लेकिन अब अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो आपका जम्मू कश्मीर है। दूसरे नंबर पर आपका लद्दाख है। किस राज्य में ड्री त्यौहार मनाया जाता है? ड्री त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ड्री त्यौहार मनाया जाता है। जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह एक कृषि उत्सव है। यह 5 जुलाई को मनाते हैं या 4 जुलाई शाम से शुरू हो जाता है। इसमें वे देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि इस बार फसल अच्छी हो, इसके लिए अंडे जानवरों की बलि भी देते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आम वर्षा जो है उड़ीसा में नहीं होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। आंधी उत्तर प्रदेश में आती है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। लू उत्तर पश्चिम भारत से संबंधित है। आम्र वर्षा कहाँ पे होती है? आम्र वर्षा इसमें देख लेते हैं, इसमें व्याख्या किए हैं। तो आम्र वर्षा जो होती है लगभग दक्षिण भारत में इसका उल्लेख मिलता है। तो ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने से जिससे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं से पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में चेरी बलासम एवं काफ़ी वर्षा कहा जाता है जो काफ़ी वर्षा के लिए लाभदायक होता है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने का इसे दक्षिण भारत के केरल में आम्र वर्षा कहा जाता है। तो केरल में क्या होती है? आम्र वर्षा। उत्तर पश्चिम भारत में सूक्ष्म भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को लू कहते हैं। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत, पाकिस्तान तथा उष्ण दाब क्षेत्र बन जाता है। मानसून गर्त कहते हैं। ताम्र वर्षा आपकी कहाँ होती है? केरल में होती है। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू में स्थित है। और आगे है अरावली के पश्चिम की ओर से माही और लूनी नदी निकलती है। तो इसकी व्याख्या थी। अब उसके बाद है अगला प्रश्न, वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का लगभग कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो भू क्षेत्र के वन के अंतर्गत जो विकल्प दिया गया है वो 25% आता है, क्योंकि 24.39% उस समय था लगभग करके। तो इतने में लगभग 25% आपका ये आता है, क्योंकि और विकल्प जो है आसपास भी नहीं भटकते हैं, तो इसलिए ये सही था। इसमें भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में लगभग 8,02,088 वर्ग किलोमीटर में वनावरण एवं वृक्षावरण पाया जाता है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.39% है। अगला प्रश्न है विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का द्वितीय स्थान है। प्रथम नंबर पे
आपका भारत का खाद्यान्न उत्पादन कुल क्षेत्र 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। विश्व में गेहूं उत्पादन में भी भारत का द्वितीय स्थान है, प्रथम आपका चीन का है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? इसमें से सबसे छोटी नदी आपकी कावेरी नदी है जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, जबकि कृष्णा नदी की लंबाई 1400 युक्त तथा नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल तीनों मौसम में पाई जाती है? तो आपके ब्रह्मपुत्र घाटी में जो तीनों मौसम में धान की फसल उगाई जाती है। ब्रह्मपुत्र घाटी के अधिकांश भाग पूर्वोत्तर भारत में आता है। ब्रह्मपुत्र घाटी में आने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल हैं आते हैं। यहाँ गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के कारण बंगाल की खाड़ी से आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा अधिक मात्रा में वर्षा करती है। यही कारण है कि मानसून राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, आपका स्थान है। जोजिला पास किससे जोड़ता है? जोजिला पास जो है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है या जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी में या हिमालय के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। जोजिला दर्रे पर NH1D बना है जो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। तो आपको पता होगा कि अभी PT के एग्ज़ाम में जो आया था कि जोजिला कहाँ पे है? जोजिला जम्मू कश्मीर में दिया था। सुमेलित सही है कि गलत, तो वही बताना था। तो आपको पता हो जाएगा यहाँ से कि जोजिला सही है, जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। अगला है, भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? तो गैर धात्विक खनिज पायरोफाइलाइट है। भारत में बॉक्साइट और क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक IT कंपनियाँ हैं। भारत के निर्यात में 33% योगदान IT क्षेत्र से है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी है? गंगा सबसे लंबी नदी है। उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है, 3900 मीटर ऊंचाई से निकलती है। यहाँ भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग से भागीरथी में अलकनंदा नदी मिल जाती है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। तो वहीं से इसका नाम क्या मिल जाता है? गंगा। उसके आगे इसका गंगा नाम पड़ जाता है। फिर गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर दूरी 2025 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार 2525 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह भारत की सबसे लंबी नदी है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है। आगे है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु जो है गंगा नदी पर प्रश्नकाल के दौरान ऐसा था। ठीक, इसकी लंबाई 5575 मीटर थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन 1982 में किया था। वर्तमान में भूपेन हजारिका, इसी की मैं बात कर रहा था उस समय, इसके पहले जो आया था कि भूपेन हजारिका सेतु असम में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है जो लोहित नदी पर बना है। इसकी लंबाई 9150 मीटर के आसपास है, मतलब 9 किलोमीटर, 9.1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। किस क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? तो वृक्षों की संख्या का योगदान नहीं होता है। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए वर्षा, वायु की गति तथा आर्द्रता का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि वृक्षों की संख्या जलवायु को जानने के लिए कोई योगदान नहीं करता है। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में स्थान है। अगर इसकी हम व्याख्या देखते हैं तो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से एक है। देश की सड़कों की लंबाई 54 लाख किलोमीटर है। आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। इसकी कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है। भारत में सड़कों पर सर्वाधिक घनत्व गोवा में, सबसे कम घनत्व जम्मू कश्मीर में है। दुनिया का सबसे बड़ा सड़क प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवास सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दक्षिण पश्चिम से होती है, उत्तर पूर्व की ओर। विकल्प डी आपका सही है। तो अधिकतर जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के मानसून के कारण बारिश होती है। चिल्का झील अवस्थित है। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में स्थित है। महानदी के मुहाने पर स्थित है। खारे पानी की झील लैगून झील है। उड़ीसा तट की भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, वेम्बनाथ झील केरल में एवं चपनाला झील असम में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पीत क्रांति से संबंधित है? तो पीत क्रांति से आपके तिलहन उत्पादन संबंधित है, क्योंकि पीत क्रांति को हम पीली क्रांति भी कहते हैं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, सफ़ेद क्रांति दुग्ध उत्पादन से, हरित क्रांति अनाज उत्पादन से, रजत क्रांति मुर्गी उत्पादन या
अंडा उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी छोर आपके भारत का इंदिरा पॉइंट है। इसकी व्याख्या देखें तो इंदिरा कॉल सबसे आपका उत्तरी बिंदु है और उत्तरी छोर है, किबिथु जो है पूर्वी छोर है तथा गौर मोता पश्चिमी छोर में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सभी की लगती हैं। जो आपका श्रीलंका है वो समुद्र में स्थित है, इसलिए नहीं लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगला है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर। लेकिन अभी मैंने हाल में बताया था आपको कि इसकी ऊंचाई जो है बढ़ गई है, अब 8,848.86 मीटर हो गई है। मतलब 86 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है, 0.86 मीटर की वृद्धि हुई है। यह नेपाल में आपके स्थित है। निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? तो इसमें दिए गए विकल्प के अनुसार आपके पौंडीचेरी का सबसे बड़ा आकार है। पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पठारों का एक ढलान है। पश्चिमी घाट पठारों का एक ढलान है जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त होता है। यह उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर लंबा है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जबकि 10 डिग्री चैनल की बात करें तो अंडमान तथा निकोबार, कार निकोबार द्वीप को अलग करता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह तमिलनाडु में राज्य में स्थित है, प्रमुख औद्योगिक नगरी है। अगला है, कर्क रेखा में निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? तो आपका इसमें जो विकल्प दिया गया है, गुजरात से गुजरती है, गुजरात के बाद आपका झारखंड और मिजोरम से गुजरती है, असम से इसमें नहीं गुजरती है। तो इसका एक आपका वो होता है, मतलब कि ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार से आपकी ये ट्रिक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। ये इसी राज्य अगर इसमें देख लेंगे तो माँ से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, गा से गुजरात और माँ से आपका इसमें मिजोरम, आपका माँ से एक और राज्य होगा मिजोरम, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल इसमें दिया गया है। माँ से मध्य प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। ठीक है, तो इस तरह से इसमें दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा मित्र पर गमछा झार। लेकिन एक क्रम से ये आपको नहीं बताता, तो उसको लिए आपको एक क्रम से याद करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करेंगे तब अपने आप याद हो जाएगा। तो इसका देख लेते हैं कि क्या है, जो किस किस राज्य से जाती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, कुल 8 राज्यों से गुजरती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आपके किन्नौर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस जिले की सीमा तिब्बत और चीन के साथ लगती है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होता है। यह केरल के मालाबार के समुद्र तटीय मोनोजाइट रेत से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 75% थोरियम दक्षिण भारत में पाया जाता है। निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की है? तो पीली क्रांति ने तिलहन के उत्पादन में वृद्धि की है। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई आपका जो है कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर स्थित है। कृत्रिम बंदरगाह है विशाखापत्तनम 1933 में विकसित एक प्राकृतिक बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसे ब्रिटिश शासकों द्वारा 1672 में विकसित किया गया था, जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला है, निम्नलिखित स्थानों में से एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। व्याख्या अगर इसकी देखें तो यह एमराल्ड द्वीप समूह या पन्ना द्वीप समूह भी इसको कहा जाता है। बंगाल खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान तथा निकोबार लगभग 300 छोटे द्वीपों का समूह है, जिसके कुछ ही द्वीपों पर आबादी है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? आपके पोर्ट ब्लेयर है। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित है? तो स्टील निर्माण से झरिया झारखंड आपका संबंधित है, जो कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, जबकि अन्य स्टील उत्पादन के लिए केंद्र है। इसमें कह रहा कि कौन सा स्टील उत्पादन के संबंधित नहीं है? तो झरिया में आपके क्या उत्पादन होता है? कोयले का उत्पादन। बाकी बर्नपुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड में स्टील का निर्माण आपके किया जाता है। अगला है, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सर्वाधिक है? तो ऊटी की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। दार्जिलिंग की 2050 मीटर है, ऊटी की 2240 मीटर, शिमला की 2202, डलहौजी की 1970 मीटर। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश क्षेत्र में अवस्थित है? तो बिनसर का जंगल उत्तराखंड में स्थित है आपके।
थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य जो है आपके केरल में है। थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य केरल कोडमंगलम केरल में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, 25 स्क्वायर किलोमीटर में की गई थी। अगला है इसको सुमेलित करना है, तो सुमेलित करने का आगे इसमें सुमेलित किया गया है, उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला है कि इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका हापुड़ में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान आपके इलाहाबाद में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई है? नई जो प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण योजना किसके लिए लागू की गई है? तो आपके 3 और 5 जो हैं इसमें प्याज और आलू के लिए लागू की गई है। हाल ही में बाजार में होने वाले कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव कारण मूल्यों में होने वाले इस परिवर्तन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना शुरू की गई है, जो मुख्यतः प्याज और आलू के लिए लागू की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में मुख्य रूप से पाई जाती है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों पर दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। इस मृदा को रेगुड़ तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहते हैं। रासायनिक दृष्टिकोण से इस मृदा को चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा पोटास काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इससे फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की आपके कमी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जोड़ते हैं? तो सिलचर और पोरबंदर से जोड़ते हैं। ए उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ए एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश से में काटते हैं। कहाँ पे काटते हैं? झांसी में, इसलिए झांसी को दोनों दिशाओं के केंद्र बिंदु माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है? तो पश्चिम बंगाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इससे बने सामान ज़्यादा बनते हैं। तो उत्पादन 3.5%, दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। देश का प्रथम जूट कारखाना 1859 में कोलकाता में निकट रेसरा स्थान पर लगाया गया था। पश्चिम बंगाल जूट के सामान का बृहत्तम उत्पादक है। आंध्र प्रदेश जूट के सामान का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है। कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार, इसे रूर का प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, दिल के देश के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क और कोयला जैसी खनिजों का भंडार गृह है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, उसकी उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो आपके भूमध्य सागर में इसका उत्पत्ति स्थल है। भारत में बारिश होती है जिसकी उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर है। उत्तर पश्चिम भारत के भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवाती विक्षोभ शीत ऋतु में वर्षा करती है, जो रबी की फसल के लिए बहुत लाभकारी है। इसमें तेज हवाओं के चलने के साथ गरज के साथ वर्षा होती है। मूक घाटी या साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? मूक घाटी आपकी केरल में स्थित है। भारत के सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो आपका ग्रेट निकोबार द्वीप है। ग्रेट निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसका दक्षिणतम बिंदु भारत के दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 30 मिनट जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जबकि प्रायद्वीप भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। प्रदूषण के कारण भारत का रूर कहा जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से 610 मीटर की ऊंचाई से निकलकर लगभग 290 किलोमीटर झारखंड में प्रवाहित होने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर 240 किलोमीटर प्रवाहित होकर हुगली नदी में मिल जाती है। पहले दामोदर नदी अपने बाढ़ों के लिए कुख्यात थी। इस नदी को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन बांधों के माध्यम से अब इसे नियंत्रित कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित किस प्रकार के वन सबसे बड़े क्षेत्र में फैला है? तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है तथा दिए गए विकल्प के अनुसार वही सही होगा। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा बांध आपका सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। यह बांध 261 मीटर ऊंचा टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 255.55 मीटर है। इस बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था। यह बांध 1963 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अन्नामलाई 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं तीनों दिशाओं में निकलती है। दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ स्थित हैं।
अगला प्रश्न है टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है। टेरा रोसा लाल मिट्टी से इसका तात्पर्य है। यह एक प्रकार का लाल क्ले मृदा है और चूना पत्थर के पच्चे से प्राप्त होती है। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो वन क्षेत्र सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कितना है, मध्य प्रदेश राज्य में है, जहां 77,414 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन फैला हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। तो महाराष्ट्र आपका काजू उत्पादक राष्ट्रों में मुख्य है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है, जो 1948 में बना था संबलपुर जिले में महानदी पर। इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर, तटबंध सहित इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। बांध के तटबंध के कारण 743 वर्ग किलोमीटर लंबी एक कृत्रिम झील बन गई है। इसे हीराकुंड कहते हैं। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो NH-44 सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। इसकी कुल लंबाई 3775 किलोमीटर है। NH-2 1490, NH-4 330.7 है, NH-16 1711, NH इसमें आगे इतना है, NH का दिया गया है 44,000, इसमें 4,43,745, मतलब नेशनल हाईवे कुल इतने किलोमीटर है। तो ये आपके संबंधित था जो भारत के भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न आए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में, मैंने आपको हल करा दिए हैं। तो आप लोग अगर अच्छे से देखेंगे तो आने वाले एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और परीक्षा का पैटर्न भी पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।